स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज मैं पहले लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया था व्हीट स्टोन ब्रिज, पहले उस पर मैं एक कॉन्सेप्चुअल कराता हूं। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि ये डिवाइस सेंसिटिव कब होता है। हर डिवाइस एक टाइम में सेंसिटिव हो जाता है। तो सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? मैंने कहा कि व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो समझाया जाता है बेटा कि व्हीट स्टोन ब्रिज में, पहले बताओ, आप याद करो, 4 रेजिस्टेंस होते थे चारों आर्म में। आर्म याद है, 4 साइड से 4 रेजिस्टेंस होते थे और बीच में 5वां रेजिस्टेंस होता था। तो कहा यह गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज तब सेंसिटिव माना जाता है जब अगर हम उनके जो रेजिस्टेंस आर्म है, जो रेजिस्टेंस है, अगर उसमें हम चेंज लाएं, स्मॉल चेंज लाएं, रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत चेंज लाएं, और उस थोड़े बहुत चेंज से अगर जो बीच में गैल्वेनोमीटर होता था, 5वां रेजिस्टेंस जहां पे होता था, अगर उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आने लगे, ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन होने लगे, तो आप बोलोगे कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होता है? फिर से सुन लो, जब हम जो आर्म्स में चारों साइड रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, अगर हम चारों रेजिस्टेंस में चेंज लाएं, थोड़ा सा चेंज लाएं, थोड़ा बहुत चेंज लाएं, लेकिन थोड़े चेंज से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगे, तो कहेंगे वो सेंसिटिव है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज तब सेंसिटिव माना जाता है जब थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज हो बट करंट बहुत ज्यादा चेंज होने लगे। डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब करंट ज्यादा चेंज हो, थोड़े से रेजिस्टेंस चेंज पे करंट का चेंज ज्यादा आने लगे गैल्वेनोमीटर में जो करंट रीडिंग हो रही है, तब कहोगे ये सेंसिटिव। अब कहा गया कि अगर एक व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया और हम चाहते हैं कि वो बैलेंस के बाद सेंसिटिव भी हो जाए, तो याद करना, उस केस में ये तभी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस का रेशियो यूनिटी हो जाए। आप याद है, बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस का रेशियो सामने सामने सेम होना चाहिए, और यहां सेम भी होना चाहिए, और वो कितना के सेम होना चाहिए? यूनिटी के बराबर होना चाहिए। तो बताओ, तो रेजिस्टेंस का रेशियो यूनिट कब होगा? 1 कब होगा? जब चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो कहा यह जाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। सेंसिटिव कब होता है ये तो समझा दिया, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव कब माना जाएगा? जब, सुन लीजिए, जो रेजिस्टेंस हम साइड में लगाते हैं उसका रेशियो कितना हो जाए? यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तब हम कहेंगे वो जो डिवाइस है वो ज्यादा सेंसिटिव। इसको क्लियर रखना, याद रखना। तो कहा यह क्या बेटा कि अगर रेशियो, उस जो रेजिस्टेंस का हम रेशियो चेक करते हैं बैलेंस होने के लिए, अगर वो रेशियो 1 से कम है तो कम सेंसिटिव माना जाता है, और वो रेशियो अगर 1 हो गया तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1 कब होगा? 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, उनका रेशियो सबका 1 कब आएगा? सामने या साइड, जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाए। तो कहा यह गया कि ज्यादा सेंसिटिव होने के लिए रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस यूनिटी होना चाहिए, और रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस यूनिटी से कम है, मैथमेटिकली चेक करना है, तो वो बोलेंगे लेस सेंसिटिव, और रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो बोलेंगे 1 के बराबर है तो कहेंगे सेंसिटिव ज्यादा है, और 1 से कम है तो बोलेंगे कम सेंसिटिव। सब याद रखना। अब बेटा एक टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। याद रखना, मीटर ब्रिज के बारे में बताया गया कि जो मीटर ब्रिज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका इस्तेमाल होता है, इस डिवाइस का, ये आपके स्कूल में फिजिक्स लैब में भी मिलेगा। इसका इस्तेमाल करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कोई रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, कोई अननोन रेजिस्टेंस जिसे हम यहां S मान रहे हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड करने में इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि मीटर ब्रिज होता क्या है, तो बोलोगे एक सर्किट होता है। सर क्यों बनाया गया है? बोलोगे इसलिए ताकि हम इसकी मदद से कोई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकें, जिसको मैंने यहां S माना है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी सीख लो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। याद है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन? तो जब रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाए तो बीच में करंट जाना बंद हो जाता है, वही वाले, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, फिर पढ़ाऊंगा वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में यह बताया गया कि इसमें सबसे पहले 1 मीटर लंबी वायर ली जाती है। AB एक वायर है जो 2 स्क्रू 2 पेज से जुड़ा है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो सेंटीमीटर में कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर।
और इसके वायर के ऊपर एक स्केल भी लगा दिया जाता है 1 मीटर का, वही 100 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले ये जो मीटर ब्रिज है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जिसमें सबसे पहले तो हम 1 मीटर लंबी वायर लेते हैं, 1 मीटर लंबी वायर लेते हैं, इसीलिए हम इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, जवाब दे देना, बिकॉज वी यूज 1 मीटर लेंथ वायर। दूसरी बात, इस वायर के ऊपर फिर 1 मीटर लंबा स्केल भी लेते हैं, उतना ही लंबा 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबा स्केल भी रख देते हैं। फिर इस वायर के साथ सीरीज में 2 चीज और जोड़ते हैं, एक सेल, वरना करंट कहां से आएगा, और एक की ऑन ऑफ करने के लिए। फिर इसके वायर इस सिस्टम में देखो, सारा सिस्टम ना एक वुडन बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर होता है। फिर 3 कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं, कॉपर की पत्तियां हिंदी में 1 2 3 कॉपर की पतली पतली स्ट्रिप। तो 3 कॉपर की स्ट्रिप लेंगे तो वो 2 गैप बनाएगा, राइट गैप और लेफ्ट गैप। राइट गैप में वो अननोन रेजिस्टेंस को सेट कर दो जिसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन लेफ्ट गैप में एक पहले से हमारे पास ये नोन रेजिस्टेंस जिसकी जानकारी होती है। ये ध्यान रखना, जब 3 कॉपर की स्ट्रिप लोगे तो 2 गैप बनेगा, राइट गैप और लेफ्ट गैप। राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और लेफ्ट गैप में वो जो हमें पहले से पता है, ये नोन ये अननोन। फिर एक काम और, फिर एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ते हैं इसी बीच वाले स्ट्रिप से, करंट मेजरिंग डिवाइस, और उसके साथ एक स्लाइडिंग की किसे कहते हैं, जो वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड किया जा सकता हो, स्लाइड करके कहीं जा सकता हो। इस स्लाइडिंग की को हम जॉकी कहते हैं, जे फॉर जॉकी, सब नोट्स में भेजूंगा, स्लाइडिंग की जॉकी। तो इसके सवाल सुनो आप। सबसे पहले 1 मीटर लंबी वायर, इसलिए मीटर ब्रिज, इसके ऊपर 1 मीटर लंबा स्केल, उसके बाद सेल और की, उसके बाद 3 कॉपर की स्ट्रिप जो 2 गैप बनाएगा, राइट गैप में अननोन, लेफ्ट गैप में नोन। फिर एक गैल्वेनोमीटर और उसके साथ एक स्लाइडिंग की जिस इज कॉल्ड जॉकी। तो स्लाइडिंग की वजह से इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी रखा गया, और 1 मीटर वायर की वजह से मीटर ब्रिज भी रखा गया। अब आते हैं वर्किंग में। वर्किंग में सबसे पहले की को क्लोज करो, तभी तो करंट निकलेगा। की को क्लोज करो और उसके बाद जॉकी को, स्लाइडिंग की को धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करो, खिसकाना शुरू करो, किधर, ए से बी की तरफ, और नजर गैल्वेनोमीटर पर रखो, खिसकाते जाओ, नजर गैल्वेनोमीटर पर रखो, खिसकाते जाओ, नजर गैल्वेनोमीटर पर रखो। डिफ्लेक्शन आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अचानक एक ऐसा पॉइंट मिलेगा वायर पे, एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पे जॉकी को रख दोगे, जहां पे जॉकी जैसे ही पहुंचेगा, स्लाइडिंग की जैसे ही पहुंचेगा, इसकी रीडिंग बंद हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाना ही बंद कर देगा। एक बार मिलेगा, बस एक बार, और एक ही जगह पे। उस पॉइंट को जहां पे जॉकी रखने पे इसकी रीडिंग बंद हो जाए उसे नल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट। तो जहां पे हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, वायर के ऊपर सब लिखा है, जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है, दैट पॉइंट ऑन द वायर इज कॉल्ड नल पॉइंट। यानी वर्किंग में सबसे पहले करंट क्लोज करो, करंट आएगा, फिर जॉकी को खिसकाते 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 नल पॉइंट ढूंढो। नल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो एक ही बार मिलेगा और एक ही जगह पे मिलेगा, जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, बस वहीं पे जॉकी को सेट कर दो। और इतने दूर की लेंथ को मेजर कर लो, कहां पे नल पॉइंट मिला, तो स्केल बता देगा, मान लो L सेंटीमीटर पे मिला, तो इतना का लेंथ L सेंटीमीटर, तो इधर जो बच जाएगा वो 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये सब तो लेंथ स्केल से पता चल ही जाएगा। अब ये जो वायर होता है, हर वायर का भी 2 रेजिस्टेंस होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा। तो अब क्या करो, जहां पे नल पॉइंट मिला, इसने वायर को 2 हिस्सों में बांट दिया, इधर का लेंथ अलग, इधर का लेंथ अलग। इतने दूर के रेजिस्टेंस को P मान लो, P वायर का रेजिस्टेंस है, और इधर जो लेंथ मिल रहा है, इधर का रिमेनिंग लेंथ, नल पॉइंट के पीछे वाला लेंथ, लेफ्ट साइड वाले लेंथ को, रेजिस्टेंस को P मान लो, और नल पॉइंट के राइट साइड जो लेंथ है उसके रेजिस्टेंस को Q मान लो। तो P भी वायर का रेजिस्टेंस, Q भी वायर का रेजिस्टेंस, ये इधर वाले लेंथ का, ये इधर वाले लेंथ का, और इधर वाले लेंथ को हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, जहां पे नल पॉइंट मिला, और जो बच जाएगा उसे रिमेनिंग लेंथ कहते हैं। यानी कि जो P हो गया, P रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, कैसे निकालोगे, रो L बाई A, लेंथ पता है, और जो Q हो गया, ये भी रेजिस्टेंस है, किधर,
रिमेनिंग लेंथ का जो उधर बैलेंसिंग लेंथ जो नल पॉइंट के राइट साइड जो बच गया उसका रेजिस्टेंस Q हो गया, तो Q कितना होगा, रो 100 माइनस L बाई ए। अब बताओ, जैसे ही आपने नल पॉइंट ढूंढा तो दो चार रेजिस्टेंस फटफट मिल गए, P Q R S। ये हो गया इधर की लेंथ का रेजिस्टेंस, ये हो गया इधर की लेंथ का रेजिस्टेंस। अब देखो तो अभी ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। कैसे? एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, और बीच में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो रही है, 0। तो मैंने क्या कहा था, अगर चार रेजिस्टेंस हो और बीच में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए तो ये बन गया बैलेंस व्हीट स्टोन। कैसे? एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, P किसका रेजिस्टेंस, इतने लेंथ का, इसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और बीच में रीडिंग 0, यानी बैलेंस हो चुका है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसको कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ, इसको कहेंगे रिमेनिंग लेंथ। तो चार रेजिस्टेंस P Q R S और बीच की रीडिंग 0, यानी ये बन गया कौन सा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जैसे ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा तो बैलेंस वाला कंडीशन लगा देंगे। जब बैलेंस बन जाता है तो क्या हो जाता है, रेशियो रेजिस्टेंस का सेम हो जाएगा, P बाई Q बराबर R बाई S लिख सकते हैं, P बाई Q बराबर R बाई S। हमें क्या निकालना है, ये S, यानी ये अननोन, तो S अलग करो तो कितना हो जाएगा, Q बाई P इंटू R। बस Q की वैल्यू रो 100 माइनस L बाई ए, P की वैल्यू रो L बाई ए, ये L लेंथ का था, ये 100 माइनस L का था, फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, L रो ए कैंसिल, S बच जाएगा 100 माइनस L बाई L इंटू R। यानी कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया 100 माइनस L, यानी कि रिमेनिंग लेंथ, अपॉन L, यानी कि इधर बैलेंसिंग लेंथ, जहां पे जॉकी रखने पे ये बैलेंसिंग बन गया, इसकी रीडिंग 0 हो गई, अपॉन नोन रेजिस्टेंस। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे मिला, ये 30 सेंटीमीटर पे मिला, तो ये हो गया 30, तो ये हो गया 70, और नोन रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये 2 ओम। तो वो बताइए जो राइट गैप में, हमेशा राइट गैप में लगाते हैं, वो नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। तो ये है इसकी वर्किंग। सबसे पहले नल पॉइंट ढूंढो, यानी जहां पे रखने पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। उसके बाद इधर का रेजिस्टेंस अलग मान लो P, इधर का मान लो Q, चार रेजिस्टेंस हो गए, बीच की रीडिंग 0, बन गया बैलेंस, बैलेंस का कंडीशन लगाओ और वो नोन रेजिस्टेंस निकालो। चलो, दो कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला कि अगर नल पॉइंट हमें वायर के बिल्कुल मिडिल पे मिल जाए, मिडिल का मतलब जैसे 100 सेंटीमीटर वायर लेते हैं तो बिल्कुल बीच में मिल जाए, बीच का मतलब 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, तो क्या होगा। तो बताया यह गया कि अगर नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में मिल जाए, एकदम मिडिल पे मिल जाए, तो सोचो क्या होगा। अगर नल पॉइंट बिल्कुल बीच में मिल जाएगा तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब नल पॉइंट बिल्कुल मिडिल पे मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर P और Q भी सेम हो जाएगा, जब लेंथ सेम हो गया। तो जब P और Q सेम होगा तो कंडीशन से जब ये दोनों सेम हो जाएगा और बैलेंस बन ही चुका है तो फिर R और S भी सेम हो जाएगा। जब ये रेशियो सेम हो गया, P और Q सेम हो गया, तो कट के 1, तो R और S भी सेम हो गया। यानी कि जब नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगा तो फिर चारों रेजिस्टेंस P Q R S सब सेम हो जाएंगे। यानी जो रेजिस्टेंस का रेशियो हम देखेंगे वो कितना आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, जब एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, चाहे सर्किट हो या नॉर्मल बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज जो भी हो, अगर रेशियो यूनिटी हो जाए तो वो क्या बन जाता है, सेंसिटिव बन जाता है। तो ये पेपर में आता है कि अगर नल पॉइंट बिल्कुल वायर के बीच में मिले तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो बोलोगे सर ये सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि P और बिल्कुल बीचों बीच में मिलने का मतलब P और Q रेजिस्टेंस सेम, ये सेम तो R और S भी सेम, यानी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कहीं से भी देखोगे 1 मिलेगा, यानी ये सेंसिटिव बन जाएगा, याद रखना। अगला, हम जो वायर इस्तेमाल करते हैं, ये वायर ध्यान रखना कॉपर का नहीं होता, कॉन्स्टेंटन का होता है या मैंगनीन का होता है। कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन ये भी एक मटेरियल है। ये जो वायर इस्तेमाल करते हैं ये कॉपर का नहीं होता है, स्ट्रिप तो कॉपर का होता है बट वायर कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का होता है। तो लोग पूछते हैं ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का क्यों होता है, तो जवाब ये देना कि कॉन्स्टेंटन में ये खासियत होती है कि जब करंट फ्लो करेगा तो वायर गर्म भी होगी। जब वायर में करंट लगातार फ्लो कर रहा है, काम चल रहा है, तो वायर गर्म होगी, और गर्म होने से रेजिस्टेंस में फ्लक्चुएशन होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन कॉन्स्टेंटन की यह खासियत होती है कि नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर में जितना भी चेंज करो
रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, इसके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं होता। जैसे वायर का रेजिस्टेंस P और Q है ना, तो मान लो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें हीट गर्म हो रहा है, लेकिन इसके गर्म होने से P और Q में फर्क नहीं पड़ेगा। वरना नॉर्मल कंडीशन में वायर होता तो गर्म होने से रेजिस्टेंस चेंज होता। तो जब P और Q चेंज होता, P और Q की वैल्यू बदलती, P और Q की वैल्यू बदलती, तो जाहिर सी बात है जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाती, ये भी फ्लक्चुएट करता, तो हम एरर आता, रीडिंग में एरर आ जाता। लेकिन कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज लेने से फायदा ये है कि इसमें टेम्परेचर कितना भी ऊपर नीचे हो, कितना भी वायर गर्म होती जाए, इसके रेजिस्टेंस पे, वायर के रेजिस्टेंस पे, चाहे इधर का P इधर का Q, इनमें चेंज नहीं आएगा, जिससे S में भी वेरिएशन नहीं आएगा। विदाउट एरर हमें कोई भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी एरर के साथ वैल्यू मिलेगी। इसीलिए कॉन्स्टेंटन का इस्तेमाल करते हैं। और साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि एक टर्म होता है, पहले पढ़ाया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा होता है, हर मटेरियल के लिए एक अल्फा होता है। जिस इसके लिए अल्फा की वैल्यू लो होती है, तो अल्फा लो होने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर चेंज का रेजिस्टेंस पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, P और Q में ज्यादा फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस नहीं होंगे, जिससे S में भी या नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी वेरिएशन नहीं आएगा। इसीलिए कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का इस्तेमाल करते हैं, आता है। तो ये टॉपिक मीटर ब्रिज था, ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।